चलिए देखिए क्लास है ना, ये पिछला क्लास ही जो कल्चुरी वंश का पढ़ रहे थे है ना, कहाँ रत्नदेव प्रथम के बारे में पढ़ रहे थे, कल्चुरी वंश के शासक, ठीक है। तो उसमें जो चीज़ें हैं वो अभी रत्नदेव प्रथम के बारे में जितनी चीज़ें कल हम लोगों ने पढ़ा था उससे हम लोग आज आगे बढ़ते हैं है ना, और उसको क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं। आप पहले इसके पहले चीज़ें पांडु वंश और कल्चुरी वंश है ना के बारे में जो वीडियो है उसको आप पहले पढ़ेंगे, देन फिर उसी में आगे बढ़ेंगे। इसका लगभग 2 से 3 वीडियो और आएगा। फिर कल्चुरी वंश हम लोग पूरी तरीके से क्या करेंगे, अच्छे से डीप से एकदम बढ़िया से पढ़ लेंगे, और जो प्रश्न आएंगे वहीं से आएंगे बेसिकली जितने क्लास में हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है, ठीक है। इससे बाहर यहाँ से मुझे नहीं लगता कि ऐसी संभावना नहीं है कि यहाँ से प्रश्न क्या कल्चुरी वंश से पेपर में पूछा जाएगा, है ना। तो जितनी चीज़ें हम लोग क्लास से पढ़ी उससे बाहर से आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसके पहले जाएंगे जो पांडु वंश कल्चुरी वंश वाली जो है ना, पांडु वंश की बहुत कम छोटा सा तथ्य था, उसमें बहुत कम सा लगभग 5 मिनट का। बाकी जो क्लास है पूरी कल्चुरी वंश में हुई है। कल्चुरी वंश 781 साल तक शासन करने वाले छत्तीसगढ़ में है ना सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी पहले वाले वीडियो को देखिए है ना, उसमें हम लोगों ने उसके संस्थापक के बारे में, साथ ही है ना 2 और शासक के बारे में उसके बारे में पढ़ा था कि राजधानी कौन सी थी है ना, कितनी राजधानियाँ थी, आरंभिक राजधानी कौन थी, ठीक है। उसके बाद उनका शासन कैसा था, ठीक है। साथ ही देखें कि उनका युद्ध विजय अभियान को देखा, ताम्रपत्र शिलालेख से संबंधित चीज जानकारी को देखा, क्या क्या मंदिरों का निर्माण, क्या क्या स्थापित का निर्माण या है ना इनके द्वारा किया गया। इन सब चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में देखा, वहाँ से इसको देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, देन इस वाले वीडियो को देखेंगे। चलिए आज हम कल वाले जो रत्नदेव प्रथम के बारे में है ना जितनी ही चीज़ें कल पढ़े थे उससे आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसको। ठीक, चलिए देखिए नाम क्या है इनका, रत्नदेव प्रथम, ठीक है। कल इनके बारे में कल मैंने है ना कुछ चीज़ें बताई हुई थी, और जो चीज़ बचा हुआ तो उसको हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। देखिए रत्नदेव है ना, रत्नदेव प्रथम के बारे में याद रखना, जो रतनपुर शहर है ना जिनकी राजधानी भी थी, ये जो 4 युगों में विद्यमान था, ऐसा क्या कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कि ये रतनपुर जो शहर है ये 4 युगों में क्या था, विद्यमान था, ठीक है। मतलब 4 युगों कहने का मतलब क्या आपको समझ में आया, जैसे कि सतयुग में ये रतनपुर शहर था, साथ ही त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में भी था, और कहाँ था, कलयुग में भी था। तो रतनपुर शहर जो है ये 4 युगों में विद्यमान है। ये कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, कल्चुरी वंश के रत्नदेव प्रथम के शासनकाल से हमें क्या होती है, रत्नपुर के 4 युगों में विद्यमान होने की जानकारी होती है, ठीक है। और रतनपुर का क्या 4 युगों का नाम क्या क्या था उसके बारे में देखते हैं, क्या रतनपुर ही नाम था या किसी और दूसरे नाम से इनको है ना बुलाया जाता था। चलिए देखिए, तो सतयुग में जो रतनपुर का नाम है, ठीक है, सतयुग में याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है, रतनपुर को मणिपुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सतयुग में रतनपुर को कौन से नाम से, तो मणिपुर के नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार देखिए सतयुग के बाद त्रेता युग आया, और त्रेता युग में रतनपुर को माणिकपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। सतयुग में आपने क्या देखा कि रतनपुर को मणिपुर के नाम से, साथ ही त्रेता युग में आपने क्या देखा, माणिकपुर के नाम से। उसी प्रकार द्वापर युग में रतनपुर को हीरापुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। द्वापर युग में हीरापुर को है ना, द्वापर युग में रतनपुर को हीरापुर के नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार आज जो वर्तमान जिसको कलयुग कहा जाता है, कलयुग में है ना रतनपुर का नाम क्या है, अभी रतनपुर ही है, ठीक। तो देखिए पहले रतनपुर का नाम क्या, रतनपुर नहीं था, ठीक है। जब सतयुग था तो रतनपुर का नाम मणिपुर था, त्रेता युग में रतनपुर का नाम माणिकपुर था, द्वापर युग में रतनपुर का नाम हीरापुर था, और वर्तमान समय में है ना जिसको कलयुग कहा जाता है, यहाँ आने पर आपको क्या नाम दिखता है, तो वह रतनपुर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में यहाँ से आ गई होगी कि रत्नदेव प्रथम के समय ही रतनपुर जो उसकी राजधानी थी उसमें जो 4 अलग अलग युग हैं उसके विद्यमान होने की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। और किंतु ये अलग अलग नामों से, देखिए इन अलग अलग 4 नामों से, साथ ही 4 अलग अलग युग में होने के कारण इसे चतुर्युगी है ना, चतुर्युगी पुरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि चतुर्युगी पुरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता था, आपको याद रखना, बताना है रतनपुर, ठीक है। ऐसा अगर प्रश्न आता है कि चतुर्युगी पुरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है ना, तो आपको बताना है रतनपुर, ठीक है। इन 4 युगों में है ना, इन 4 युग में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में, इन 4 युग में विद्यमान होने के कारण, ठीक है, रतनपुर को चतुर्युगी पुरी के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब देखिए रतनपुर को कुबेरपुरी की संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। रतनपुर को
संख्या तो कुबेरपुरी की संज्ञा दी गई। इसका मतलब क्या है? रतनपुर को कुबेरपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी जो चीज़ें हैं रतनपुर के बारे में इसको याद रखना है ना। बेसिकली यहाँ पे जो रतनपुर के नामों को है ना अलग अलग समय में, साथ ही रतनपुर को किन किन नामों से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्या कि रतनपुर जो है चारों युग में विद्यमान था, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में। और इन युगों में रतनपुर का नाम अलग अलग था, मणिपुर, माणिकपुर, हीरापुर और वर्तमान समय में रतनपुर। तो चारों युग में विद्यमान होने के कारण रतनपुर को चतुर्युगी युग के नाम से भी जाना जाता था। साथ ही रतनपुर को कुबेरपुर की भी संख्या दी गई है ना, रतनपुर को कुबेरपुर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, रतनपुर के बारे में बातों को याद रखना कि रतनपुर को तालाबों की नगरी या तालाब या मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रतनपुर के बारे में क्या चीज़ें आपको याद रखनी है कि रतनपुर को तालाबों की नगरी है ना। तालाबों की नगरी क्यों? क्योंकि बहुत सारे तालाब हैं, है ना, बहुत सारे तालाब उस समय थे किनके शासनकाल में? रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में आपको बहुत सारे तालाब आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही बहुत सारे मंदिरों की संख्या आपको दिखती है ना। तालाबों की संख्या और मंदिरों की संख्या यहाँ से आपको क्या तो बहुत अत्यधिक संख्या मिलेगी, जिसके कारण रतनपुर को तालाबों की नगरी, साथ ही मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, मंदिरों के नाम, नगरी के नाम से आरंभ भी जाना जाता है ना, जो रायपुर में स्थित है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है। ठीक है, तालाबों की नगरी और मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है रतनपुर, आपको याद रखना है। साथ ही मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है आरंभ, जो रायपुर में। ठीक, अच्छा, तो तालाबों और मंदिरों की नगरी का जो ये शब्द है, ये आया कैसे? क्योंकि इस समय रतनपुर, रत्नदेव प्रथम के शासनकाल के समय यहाँ क्या थी? तालाबों और मंदिरों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, इसीलिए। चलिए, अब रत्नदेव प्रथम के बारे में एक चीज़ याद रखना, समय आप 1055 ईस्वी। ठीक है, सोमवंशी शासक नाम है उद्योग केसरी को पराजित कर श्रीपुर क्षेत्र को कलचुरी वंश में शामिल कर देता है। ठीक है, तो रत्नदेव प्रथम के बारे में आपको एक चीज़ याद रखना है, समय है 1055 ईस्वी। कब? तो 1055 ईस्वी सोमवंशी शासक के साथ इनका युद्ध होता है। उनका नाम क्या है? उनका नाम देखिए वहाँ पे लिखा है उद्योग केसरी, है ना। उनका नाम क्या है? उद्योग केसरी। और इनके साथ युद्ध होता है और इनको युद्ध में क्या करते हैं? रत्नदेव प्रथम पराजित करते हैं, उनको हरा देते हैं और उनका जो अधिकार क्षेत्र है, ठीक है, जिस क्षेत्र में युद्ध होता है उस श्रीपुर क्षेत्र को भी कलचुरी वंश का शासन का जो क्षेत्र है उसमें क्या करते हैं? मिला देते हैं। ठीक है, तो रत्नदेव प्रथम के बारे में आपने देखा क्या कि एक समय में आपको बताता हूँ, ये टाइम लाइन आप याद रखेंगे। 1055 ईस्वी में इनका और सोमवंशी शासक उगोद केसरी के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें उगोद केसरी क्या होते हैं? सोमवंशी शासक उगोद केसरी युद्ध हार जाते हैं और उनका जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र पर, ठीक, रत्नदेव प्रथम क्या करते हैं? अधिकार कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं और उस क्षेत्र को भी रत्नदेव प्रथम अपने शासन क्षेत्र, मतलब कलचुरी वंश के जो शासन क्षेत्र है उसमें मिला देते हैं और उस क्षेत्र का नाम क्या है? तो सिरपुर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि उगोद केसरी, सोमवंशी शासक उगोद केसरी और कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम के बीच युद्ध होता है। उसमें रत्नदेव प्रथम जीत जाते हैं और जो, ठीक है, उगोद केसरी है जो उसमें सिरपुर क्षेत्र में शासन करते रहते हैं। ठीक है, वो क्या हार जाते हैं और जीता हुआ जो शासक है वो उनके अधिकार क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। ये पूरी बातें हो गई रत्नदेव प्रथम के बारे में। ठीक, चलिए आगे देखिए पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, रत्नदेव प्रथम के बाद आने वाले कलचुरी शासक का नाम है पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, रत्नदेव प्रथम के बाद आने वाले जो कलचुरी शासक का नाम है पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक, अब पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में आप लोग याद रखना कि पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, महामंडलेश्वर, समाधिगत शेष पंच की उपाधि क्या कर रखी हुई थी? तो ग्रहण कर रखी हुई। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम जो है सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, महामंडलेश्वर और समाधिगत शेष पंच, है ना, समाधिगत शेष पंच की क्या कर रही थी? इन्होंने उपाधि, है ना, उपाधि ग्रहण कर रखी हुई थी। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पृथ्वीदेव प्रथम को सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, महामंडलेश्वर, समाधिगत शेष पंच के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इन नामों से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने पृथ्वीदेव प्रथम ने ये जो सारे नाम जिसको मैंने अभी आपको बताया इसकी उपाधि ग्रहण कर रखी हुई। ठीक, अब देखिए पृथ्वीदेव प्रथम का भी राजधानी जो था वो था रत्नपुर। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो
रतनपुर, आपको याद रखना है ना। और रत्नदेव प्रथम ने भी अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ, तो रतनपुर, ठीक। और पृथ्वीदेव प्रथम की राजधानी थी रतनपुर। और पृथ्वीदेव प्रथम का जो प्रमुख ताम्रपत्र है उसका नाम है अमोदा ताम्रपत्र, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम का जो प्रमुख ताम्रपत्र है उसका नाम क्या है, तो अमोदा ताम्रपत्र। और इसके बारे में चीज और याद रखना है कि अमोदा ताम्रपत्र संबंधित किससे है, तो पृथ्वीदेव प्रथम से है, ठीक है। और साथ में कभी ऐसा पृथ्वीदेव प्रथम से ना पूछ के प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि अमोदा ताम्रपत्र संबंधित किससे है, तो कलचुरी वंश से, ठीक है। दोनों चीजें आप याद रखेंगे। साथ ही देखिए पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में आपने अमोदा ताम्रपत्र को जान लिया। साथ ही रायपुर और लाभा, यहाँ से भी पृथ्वीदेव प्रथम के ताम्रपत्र प्राप्त हुए, ठीक है। रायपुर शहर और लाभा, लाभा मतलब कहाँ से, कोरबा से, है ना। यहाँ से भी पृथ्वीदेव प्रथम के क्या प्राप्त हुए हैं, तो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, ठीक। अब पृथ्वीदेव प्रथम के जो मंत्री हैं उनके बारे में देखते हैं। उनके मंत्री का नाम है विग्रहराज और सोनदेव, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम की जो मंत्री हैं उनका नाम है विग्रहराज और सोनदेव, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में याद रखेंगे आप लोग कि उसके जो मंत्री के नाम है विग्रहराज और सोनदेव, ठीक है। चलिए, और पृथ्वीदेव प्रथम की जो रानी है नाम है राजल्ला, ठीक है। आजकल यहाँ से है ना उनकी पत्नी से रिलेटेड उनकी पुत्री है ना, पुत्री, बेटी, पुत्र, माता पिता, इनसे प्रश्न ज़्यादातर क्या हो गया एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो आप ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम की पत्नी या उनकी रानी का नाम आप अच्छे से याद रखेंगे, नाम है रजल्ला, नाम है रजल्ला, ठीक। अब देखिए इनका विस्तार क्या किया था इन्होंने क्षेत्र में, तो पृथ्वीदेव प्रथम के सामंत के नाम याद रखना है जयदेव ने डांडेरा सरगुजा क्षेत्र, और दूसरा नाम याद रखना है देवसिंहा ने कोमोमंडल पेंड्रा क्षेत्र को विजित किया, ठीक। तो पृथ्वीदेव प्रथम से संबंधित एक चीज़ और आप याद रखना है कि इन्होंने विस्तार क्षेत्र में भी काम किया। पृथ्वीदेव प्रथम के सामंत नाम याद रखना है दो, जयदेव और साथ ही देवसिंहा, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम के सामंत कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है जयदेव और देवसिंहा, ठीक है। तो यहाँ पे जयदेव से संबंधित एक चीज़ें याद रखनी है कि जयदेव ने डांडेरा सरगुजा क्षेत्र में क्या किया, और जो अधिकार क्षेत्र था उसका विस्तार किया, ठीक है। उस क्षेत्र में क्या हुआ, आपको युद्ध देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये इनका विजय देखने को मिलेगा, साथ ही जो हारा हुआ शासक है उसका जो क्षेत्र है उसमें अधिकार करते हुए आपको क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो विस्तार क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिला कि रत्नदेव प्रथम, माफ करिएगा, ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम क्या, तो पृथ्वीदेव प्रथम के सामंत जयदेव, ठीक है। जयदेव ये जो है सरगुजा के डांडेरा क्षेत्र को क्या करते हैं, कचरी वंश में शामिल करते हैं। उसी प्रकार देवसिंहा जो है वो कोमोमंडल पेंड्रा क्षेत्र को भी क्या करते हैं, विजित करते हैं। और इन दोनों क्षेत्रों को डांडेरा सरगुजा और कोमोमंडल पेंड्रा क्षेत्र को कचरी शासन का जो क्षेत्र है उसमें क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा आप लोगों ने कि पृथ्वीदेव प्रथम के सामंत नाम है जयदेव और देवसिंहा। जयदेव ने डांडेरा सरगुजा क्षेत्र को और साथ ही देवसिंहा ने कोमोमंडल पेंड्रा क्षेत्र को जीत कर क्या किया, कलचुरी के शासन क्षेत्र में मिला दिया। उसके बाद आगे देखिएगा जो चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ किला, जो चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का किला है इसका निर्माण भी है ना, इसका निर्माण ही पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ठीक। याद रखेंगे चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का किला भी है ना, जिसको बनवाया था किसने, तो पृथ्वीदेव प्रथम ने। जो चित्तौड़गढ़ के किले को ही लाफागढ़ का किला कहते हैं, आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ का जो किला है वही लाफागढ़ किला कहलाता है, और इसको बनवाया किसने, तो बनवाया पृथ्वीदेव प्रथम ने, ठीक है। और साथ ही चित्तौड़गढ़ या लाफागढ़ के किले में 3 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं जिनके नाम भी क्या है, दिए गए हैं, ठीक है। देखिए चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ के प्रवेश द्वार में आपको 3 है ना, 3 प्रमुख प्रवेश द्वार दिखेंगे, ठीक है। चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का जो किला है उसमें 3 प्रमुख प्रवेश द्वार दिखेगा, और इनके नाम हैं मेनका दरवाजा, सिंह द्वार और हुंकारा दरवाजा। पृथ्वीदेव प्रथम ने जो है ना चित्तौड़गढ़, जिसको लाफागढ़ किला भी कहते हैं, उसको बनवाया था, और उसमें 3 मुख्य प्रवेश द्वार थे, उसमें 3 क्या थे, मुख्य प्रवेश द्वार थे। और उस प्रवेश द्वार का नाम है, देखिए एक का नाम है मेनका दरवाजा, दूसरे का नाम है सिंह द्वार, और तीसरे का नाम है हुंकारा दरवाजा, ठीक है। और तीसरे का नाम क्या है, तो हुंकारा दरवाजा। ये सारी बातें हो गई पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में, ठीक। इसके बाद चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे जयदेव प्रथम के बारे में, ठीक है। ये कलचुरी वंश से सबसे प्रतापी शासक थे, आपको याद रखना है। साथ में के बारे में बहुत सारी चीज़ें जिसको हम लोग वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।
देखिए जाजलिदेव प्रथम का आपको सबसे पहले तो शासन का समय याद रखना है 1095 ईस्वी से 1120 ईस्वी। ठीक है, जाजलिदेव प्रथम का जो शासन का समय था वो था 1095 से 1120 ईस्वी। ठीक है, लगभग 25 वर्ष के आसपास इन्होंने क्या किया, शासन किया। और जाजलिदेव प्रथम के बारे में आपको याद रखना है, इनको गत शार्दुल हाथियों की शिकारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाजलिदेव प्रथम के बारे में आपको एक चीज़ याद रखना है कि इनको गत शार्दुल हाथियों की शिकारियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहते थे कि हाथियों का ये शिकार करते थे। ठीक है, हाथियों को शिकार करने के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? तो जाजलिदेव प्रथम, इसीलिए इनको गत शार्दुल कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद अगला बात आपको याद रखना है कि स्वर्ण सिक्के जारी किए इसमें तो जाजलिदेव प्रथम थे। कल्चुरी वंश में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऐसा पहली बार हुआ है कि स्वर्ण सिक्के जारी किए गए। किसके द्वारा? तो जाजलिदेव प्रथम के द्वारा। ठीक है, और साथ ही जो त्रिपुरियों की कल्चुरी, हाँ, जो त्रिपुरी की जो कल्चुरी है ना, मतलब देखिए कल्चुरी वंश जो छत्तीसगढ़ में आया, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आया, कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कल्चुरी वंश की स्थापना की। तो कलिंग राज आए कहाँ से? तो त्रिपुरी के है ना, त्रिपुरी से। उस समय त्रिपुरी के कल्चुरी शासक थे। ठीक है, उनके 18 पुत्रों में से एक पुत्र था जो छत्तीसगढ़ में है ना, रतनपुर में कल्चुरी वंश की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये जो जाजलिदेव प्रथम है ना, जो अब क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रतनपुर क्षेत्र में क्या करते हैं, शासन करते हैं। इनके जो पहले के शासन क्षेत्र हैं, जो त्रिपुरी है ना, कल्चुरी वंश, उसको क्या, उनकी अधीनता को अस्वीकार कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि त्रिपुरी की जो कल्चुरी है उनकी अधीनता को अस्वीकार कर देते हैं। कौन? तो गत शार्दुल जाजलिदेव प्रथम। ठीक है, कौन? तो गत शार्दुल जाजलिदेव प्रथम। तो जाजलिदेव प्रथम के बारे में देखिए, यहाँ पे क्या देखा हमने, गत शार्दुल भारतीयों के शिकारियों के नाम से जाना जाता था। साथ ही स्वर्ण सिक्के जारी किए, है ना। त्रिपुरी के जो कल्चुरी वंश जो इनसे संबंधित थे, है ना, उनकी क्या, इन्होंने अधीनता अस्वीकार कर दी। ठीक है, और देखिए इन्होंने जो स्वर्ण सिक्के जारी किए उसमें श्रीमज्जा जाजलिदेव व गत शार्दुल चित्रित था। ठीक है, तो जाजलिदेव के सिक्के के बारे में आपको याद रखना है कि उसमें श्रीमज्जा जाजलिदेव, है ना, श्रीमज्जा जाजलिदेव व गत शार्दुल क्या था, चित्रित था। अब देखिए जाजलिदेव प्रथम की रानी का नाम था लाचला देवी। ठीक है, जाजलिदेव प्रथम की जो पत्नी है उनकी रानी का नाम क्या था, लाचला देवी, आपको याद रखना। ठीक है, जो जाजलिदेव प्रथम है उनकी रानी का नाम क्या था, तो लाचला देवी। ठीक, चलिए अब देखिए जाजलिदेव प्रथम के गुरु का नाम है रुद्रसिंह, है ना। जाजलिदेव प्रथम के गुरु का नाम क्या है, तो रुद्रसिंह। साथ ही जाजलिदेव प्रथम के मंत्री का नाम क्या है, तो पुरुषोत्तम, याद रखना। ठीक है, पुरुषोत्तम जो है जाजलिदेव के मंत्री का नाम है। साथ ही जाजलिदेव के गुरु का नाम क्या है, तो रुद्रसिंह। ठीक, अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जाजलिदेव के सेनापति का नाम अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है जगतपाल देव। इंपॉर्टेंट है ना, जाजलिदेव के सेनापति, इससे पहले ही प्रश्न पूछा जा चुका है जाजलिदेव प्रथम के सेनापति के बारे में। ठीक, तो जाजलिदेव प्रथम के सेनापति का नाम क्या है, तो जगतपाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब जाजलिदेव प्रथम से संबंधित शिलालेख ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए, उनके शासन क्षेत्र रतनपुर से। ठीक है, जाजलिदेव प्रथम के जो शिलालेख हैं ये उनके शासन क्षेत्र रतनपुर से हमें क्या है, देखने को मिलते हैं। साथ ही कल्चुरी वंश के सबसे प्रतापी राजा के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, कल्चुरी वंश के सबसे प्रतापी राजा के रूप में जाने जाते हैं, कौन? तो जाजलिदेव प्रथम। ठीक है, कल्चुरी वंश के सबसे प्रतापी राजा के नाम से जाने जाते हैं, कौन? तो जाजलिदेव प्रथम, याद रखना है। साथ में इससे संबंधित जो शिलालेख है वो मिले कहाँ, तो रतनपुर से। इनके सेनापति का नाम क्या है, तो जगतपाल देव, मंत्री का नाम है पुरुषोत्तम और गुरु का नाम है रुद्रसिंह। ये इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, साथ ही जाजलिदेव प्रथम के बारे में आपको याद रखना है, जाजलिपुर जांजगीर, है ना, जाजलिपुर वर्तमान का जांजगीर शहर इन्होंने ही क्या किया था, बसाया था। ठीक है, तो जाजलिदेव प्रथम के बारे में याद रखना है, जाजलिपुर या वर्तमान का जो जांजगीर शहर है, ठीक है, जो वर्तमान का जांजगीर चांपा शहर है, ये बसाया किसने था, तो जाजलिदेव प्रथम ने। ठीक है, और साथ, हाँ, तो आपको याद रखना है प्रतिवर्ष जाजलिदेव महोत्सव होता है ना, जो जाजलिदेव कृषि महोत्सव होता है प्रतिवर्ष फरवरी माह में। ठीक है, ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि 1 से 3 तारीख के बीच या 2 से 5 तारीख के बीच आपको देखने को मिलेगा। ये जो है जांजगीर चांपा में अगले महीने फरवरी के महीने में ये महोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो जाजलिदेव के नाम से ही जाजलिदेव, है ना, जाजलिदेव प्रथम के नाम से ही जाजलिदेव कृषि महोत्सव
प्रतिवर्ष जांजगीर चांपा जिले में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, और जांजगीर चांपा या जाजल शहर का निर्माण भी किसने किया था, बसाया किसने था, तो आपको नाम याद रखना है जाजल देव। ठीक है, जाजल देव प्रथम। चलिए देखिए, और इन्होंने आपको याद रखना है कि पाली का जो शिव मंदिर जो कोरबा में है उसका जीर्णोद्धार भी किसने किया था, तो जाजल देव प्रथम। ठीक है, आपको पाली का शिव मंदिर याद रखना है, कलचुरी कालीन से संबंधित है ना, कलचुरी काल से संबंधित है कौन, तो पाली का शिव मंदिर, जिसका जीर्णोद्धार किसने किया था, तो जाजल देव प्रथम। ठीक है, कहाँ है, तो पाली का शिव है ना, पाली में है शिव मंदिर, और एक कहाँ है, पाली तो कोरबा में, याद रखना। ठीक, तो पाली में शिव मंदिर का जीर्णोद्धार तो जाजल देव प्रथम ने किया था, लेकिन इसका निर्माण जो है बाणवंशी शासक नाम है विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। ठीक, जो पाली का शिव मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना है जो पाली का शिव मंदिर कोरबा में है उसका निर्माण किया था बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने। किसने, तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने, और साथ ही उसका जीर्णोद्धार का काम किसने किया था, तो उसको जीर्णोद्धार का काम किया था जाजल देव प्रथम ने। ठीक है, किसने, तो जाजल देव प्रथम ने। यहाँ पर दो बातें याद रखनी है कि जीर्णोद्धार पाली के शिव मंदिर का ये किया था जाजल देव प्रथम ने, और इसका निर्माण किया था बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने। चलिए देखिए, अब जो ये पाली का शिव मंदिर है इसके द्वार पे श्रीमद जाजल देवस्य कृत्या है ना, कृता ये लिखा हुआ है, ये उत्कीर्ण किया हुआ क्या आपको मिलेगा। ठीक है, तो पाली के शिव मंदिर में जाजल देव से संबंधित कुछ चीज़ें देखिए, इसके द्वार में श्रीमद है ना जाजल देवस्य कृत्या, ये क्या आपको लिखा हुआ मिलेगा, उत्कीर्ण हुआ मिलेगा। याद रखना है पाली के शिव मंदिर के किसमें, तो द्वार में है ना, जाजल देव की जो नाम से है वो क्या है, अंकित है, उत्कीर्ण है। देखिए, अब जाजल देव से संबंधित जो युद्ध हुआ है ना, जो उनका विजय अभियान उन्होंने किया उसके बारे में देखते हैं। छिंदक नागवंशी शासक नाम याद रखना है सोमेश्वर देव को इन्होंने पराजित किया और पूरे परिवार को बंदी बना लिया। ठीक है, जाजल देव प्रथम है ना, ऐसे ही ये क्या है आपको याद रखना है कि कलचुरी वंश के सबसे प्रतापी शासक है, तो इन्होंने विजय अभियान चलाया है ना, तो उसके बारे में देखेंगे कि उस समय छिंदक नागवंशी शासक नाम याद रखना है सोमेश्वर देव। ठीक है, छिंदक नागवंशी शासक नाम है सोमेश्वर देव, उनके साथ इनका युद्ध होता है और सोमेश्वर देव को उनके पूरे परिवार सहित ये क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं। ठीक है, सोमेश्वर देव और उनके पूरे परिवार को बंदी बना लेते हैं कौन, तो जाजल देव प्रथम। ठीक है, अब देखिए आप छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव की माता, ठीक, सोमेश्वर देव की माता का नाम है गुंडम महादेव, गुण महादेवी। ठीक है, सोमेश्वर देव की माता जो छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव उनकी माता का नाम है गुण महादेवी। इनके अनुरोध करने पर, इनके प्रार्थना करने पर है ना, जाजल देव प्रथम जो है सोमेश्वर देव, ठीक है, सोमेश्वर देव और उनके परिवार को क्या करते हैं, रिहा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, बंदी से मुक्त कर देते हैं। यहाँ पे विजय अभियान के दौरान आपने क्या देखा कि जाजल देव प्रथम और सोमेश्वर देव है ना, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव के बीच क्या युद्ध होता है, और इसमें जाजल देव प्रथम जो है युद्ध को जीत जाते हैं और वे सोमेश्वर देव और उनके पूरे परिवार को बंदी बना लेते हैं। सोमेश्वर देव की माता नाम है गुण महादेवी, उनके प्रार्थना पर, उनके अनुरोध करने पर जाजल देव प्रथम जो है उनके पूरे परिवार को क्या कर देते हैं, रिहा कर देते हैं, बंदी से मुक्त कर देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं। और ये युद्ध किस कारण से हुआ, तो यहाँ पे कारण यह था, देखिएगा, सोमेश्वर देव द्वारा कलचुरी वंश के जो अधिकार, जो अधिकतर है ना बड़े क्षेत्र में क्या कर लिया गया था, शासन कर लिया गया था, अधिकार कर लिया गया था। जाजल देव के बारे में आप यहाँ पे याद रखेंगे कि सोमेश्वर जो छिंदक नागवंशी शासक है ना, सोमेश्वर देव, उनके साथ युद्ध क्यों हुआ, उसका कारण क्या था। तो देखिए, सोमेश्वर देव जो छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव है, उन्होंने कलचुरी वंश के है ना अधिक क्षेत्र या एक बड़े क्षेत्र में क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इसलिए जाजल देव प्रथम ने है ना उनके खिलाफ क्या किया, युद्ध किया, है ना, युद्ध छेड़ दिया था। देखिए, ये हो गई बात कहाँ के बारे में, सोमेश्वर देव प्रथम छिंदक नागवंशी शासक के बारे में। अब देखिए, उड़ीसा में इनके विजय अभियान को देखते हैं। इनके सेनापति का नाम है जगतपाल। ठीक है, आप यहाँ पे जाजल देव प्रथम से के बारे में याद रखेंगे कि इनके सेनापति के नाम थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, क्या, तो जगतपाल देव। ठीक है, जाजल देव प्रथम के सेनापति का नाम क्या है, तो जगतपाल देव, आपको याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा में इनके सेनापति सेनापति जगतपाल देव। ठीक है, उड़ीसा में सेनापति जगतपाल देव के सहयोग से, ठीक है,
ये क्या करते हैं, स्वर्णपुर पर कब्जा कर लेते हैं, स्वर्णपुर पर विजय अभियान चलाते हैं, है ना। तो उड़ीसा के संबंध में जाजलीदेव के बारे में याद रखना है कि उड़ीसा जब युद्ध होता है तो वहाँ उनके सेनापति कौन, जाजलीदेव प्रथम के सेनापति नाम है जगतपाल देव, वो उनका क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, उनकी सहायता से ये स्वर्णपुर ये कहाँ है, तो उड़ीसा में, जो वर्तमान सोनपुर उड़ीसा में राजा भुजबल को पराजित कर दिया। ठीक, उड़ीसा विजय अभियान के दौरान आपने क्या देखा कि जाजलीदेव प्रथम के सेनापति नाम है जगतपाल, ठीक है, जगतपाल देव के सहयोग से, उनके है ना समर्थन से जाजलीदेव प्रथम जो है, ठीक है, उड़ीसा में आपको स्थान याद रखना है सोनपुर या स्वर्णपुर, है ना, स्वर्णपुर वर्तमान सोनपुर उड़ीसा के राजा याद रखना है भुजबल, भुजबल को क्या करते हैं, युद्ध में हरा देते हैं, उनको पराजित करते हैं। ठीक, तो उड़ीसा के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी कि राजा भुजबल को पराजित करते हैं कौन, जाजलीदेव प्रथम अपने सेनापति जगतपाल देव की सहायता से। चलिए अब देखिए ये उड़ीसा में किसके बारे में बात हुई, राजा भुजबल से। अब एक देखिएगा कि उड़ीसा के गंग वंश पर, है ना, क्या करते हैं, ये विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब उड़ीसा में ही जो गंग वंश है उनके साथ जाजलीदेव प्रथम का युद्ध होता है और उसमें भी जाजलीदेव प्रथम जो क्या करते हैं, युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, विजित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उड़ीसा में क्या देखने को मिला कि गंग वंश के खिलाफ भी, है ना, जो युद्ध होता है उसमें जाजलीदेव प्रथम क्या होते हैं, विजयी होते हैं, जीत दर्ज करते हैं। ठीक, चलिए देखिएगा अब जाजलीदेव प्रथम द्वारा जो जीता हुआ क्षेत्र है, ठीक है, उसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बैरागढ़ जो चंद्रपुर में है उस क्षेत्र को क्या किया था, युद्ध में विजय हासिल किया था। खिमड़ी एक क्षेत्र याद रखना है, यह है आंध्र प्रदेश में, इसको भी किसने जीता था, तो जाजलीदेव प्रथम ने। उसी प्रकार लंजिका बालाघाट, है ना, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, लंजिका बालाघाट, इसको भी जीता था किसने, तो जाजलीदेव प्रथम ने। साथ ही भंडार, है ना, ये जो क्षेत्र है इसको भी जीता था किसने, जाजलीदेव प्रथम ने। उसी प्रकार तलहारी, है ना, मल्हार, इस क्षेत्र को जीता था किसने, तो जाजलीदेव प्रथम ने। उसी प्रकार डंडकपुर, है ना, बंगाल। ठीक है, उस समय आपको याद रखना है कल्चुरी वंश के समय, है ना, जो बंगाल प्रांत था उसका कुछ हिस्सा, है ना, छत्तीसगढ़ की ओर था, है ना, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, बंगाल प्रांत और छत्तीसगढ़ में आपको जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा, उत्तर पूर्वी हिस्सा देखने को मिलेगा। ठीक, जो वहाँ कोरिया, चांद बखार, है ना, सरगुजा, ये वाले जो क्षेत्र है, यहाँ का कुछ क्षेत्र क्या होता है, एक दूसरे क्षेत्र में शामिल होता है। ठीक है, बंगाल प्रांत में शामिल होता है और वहाँ का कुछ क्षेत्र जो है किसमें शामिल होता है, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बाद है उड़ीसा और झारखंड में। ठीक है, तो उसको क्या है, जब हम लोग मैप पढ़ेंगे फिर मैप में समझ में आएगा कि कौन कौन से क्षेत्र कैसे कैसे होकर किसमें शामिल हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है डंडकपुर बंगाल, नंदवाली आंध्र प्रदेश और कुकुट, ठीक, बैरागढ़ चंद्रपुर, खिमड़ी आंध्र प्रदेश, लंजिका बालाघाट, भंडार, तलहारी मल्हार, डंडकपुर बंगाल, नंदवाली आंध्र प्रदेश और कुकुट, ये सारे क्षेत्र युद्ध के माध्यम से जीते थे किसने, तो जाजलीदेव प्रथम ने। ठीक है, जाजलीदेव प्रथम द्वारा विजित किया हुआ ये क्षेत्र है, नाम है बैरागढ़ चंद्रपुर, खिमड़ी आंध्र प्रदेश, लंजिका बालाघाट, भंडार, तलहारी मल्हार, डंडकपुर बंगाल, नंदवाली आंध्र प्रदेश और कुकुट। ठीक, चलिए देखते हैं अब जाजलीदेव प्रथम के बारे में याद रखना। ठीक है, यहाँ से इतनी सारी बातें हुई, उसके बाद ये क्या है, विजय अभियान के बारे में देखते हैं। और जीवन के अंतिम समय में, है ना, जब जीवन के अंतिम समय में क्या करते हैं, मकरध्वज नाम के जोगी के साथ चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। ठीक है, जाजलीदेव प्रथम के बारे में क्या देखा कि ये जो है जाजलीदेव प्रथम जो है अपने जीवन के अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में क्या करते हैं, मकरध्वज नाम के जोगी के साथ चले जाते हैं और फिर वापस इनको दोबारा से नहीं देखा जाता है। ठीक, चलिए याद रखें कि मलबार में सर्वप्रथम कल्चुरी वंश की जो शासन स्थापित किया था किसने किया था, तो जाजलीदेव प्रथम ने। ठीक, मल्हार में कल्चुरी वंश की सर्वप्रथम जो शासन स्थापित किया गया था वो किया गया था जाजलीदेव प्रथम के द्वारा। और जाजलीदेव प्रथम के बारे में याद रखना है कि ये गोरखनाथ इनके, है ना, इनके जो है क्या थे, ये गोरखनाथ के शिष्य थे। ठीक है, जाजलीदेव प्रथम जो है गोरखनाथ के शिष्य थे, आपको याद रखना है। ठीक, ये पूरी बातें हो गई किसके द्वारा, ये पूरी बातें हो गई किसके बारे में, तो जाजलीदेव प्रथम के बारे में। चलिए अब यहाँ पे आपने पृथ्वीदेव प्रथम को पढ़ा, उसके पहले रत्नदेव प्रथम के कुछ बातें यहाँ पे हुई पिछले क्लास में उनके बारे में।
बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। हाँ, आज कुछ बचे हुए इनके बातें थी रत्नदेव प्रथम के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने कलचुगी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में पढ़ा। ठीक, जायजलदेव प्रथम के बारे में अभी हम जितनी बातें पढ़ी इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए इनके बाद आने वाले अगले शासक का नाम है रत्नदेव द्वितीय। ठीक, जायजलदेव प्रथम के बाद आने वाले अगले शासक का नाम है रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय के सेनापति का नाम आपको याद रखना है वल्लभराज। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय के जो सेनापति का नाम क्या है तो वल्लभराज, आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही रत्नदेव द्वितीय जो है उपाधि ग्रहण करते थे। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय जो है श्री है ना त्रिकलिंगाधिपति के क्या करते थे, उपाधि धारण करते थे, उपाधि ग्रहण करते थे। साथ ही रत्नदेव द्वितीय से संबंधित ताम्रपत्र में ये अकलतरा, खरौद, बारागांव और सरखोर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय से संबंधित ताम्रपत्र में कहाँ मिले तो अकलतरा में है ना, जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में है ना, अकलतरा एक शहर का नाम है, तहसील और विकास के एग्रीकल्चर दोनों में, आप ध्यान देंगे। ठीक है, उसी प्रकार खरौद में अकलतरा, खरौद, बारागांव, सरखोर में रत्नदेव द्वितीय है ना के ताम्रपत्र हमें देखने को मिलेंगे। ठीक, और इनके द्वारा स्थापित किया गया देखिए कुछ चीज़ें हैं, विकर्णपुर महल, कोटगढ़ और रेवत मंदिर, ये सब स्थापित किसने किया था तो रत्नदेव द्वितीय। विकर्णपुर महल, ठीक है, विकर्णपुर महल, कोटगढ़ और रेवत मंदिर ये स्थापित किसने किया है तो रत्नदेव द्वितीय ने। रत्नदेव द्वितीय के बारे में और बहुत सारी बातें हैं जिसको हम अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखिए इन सब चीज़ों को एक छोटा सा रिव्यू और कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अभी तक आप लोगों ने जो चीज़ पढ़ा वो छोटा सा आपको क्या हो जाए, रिविजन हो जाए। तो फास्ट तरीके से करेंगे। देखिए रत्नदेव प्रथम के बारे में है ना, पिछले वीडियो में जाएंगे, पांडुवंश और कल्चुरियंस दोनों एक साथ है उसमें। ठीक है, पांडुवंश के बारे में बहुत कम बातें हैं वहाँ पे, उसके बाद कल्चुरियंस चालू हो गया था, तो उसमें रत्नदेव प्रथम के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी जिसको आपको पहले पढ़ना है। उसके बाद दिन आप यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि रत्नपुर है ना, रत्नदेव प्रथम के समय रत्नपुर को क्या देखने को मिलता है कि चारों युगों में विद्यमान होता है। ऐसा यहाँ से क्या होता है हमें जानकारी मिलती है। अब चारों युग कौन से, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग मतलब वर्तमान का युग, जब इसका नाम क्या है रतनपुर है। इसके पहले था द्वापर युग, उस समय रतनपुर के हीरापुर के नाम से जाना जाता था। उसके पहले है त्रेता युग, उस समय रतनपुर को माड़ीपुर के नाम से जाना जाता था। और उसके पहले है ना सत्ययुग, उस समय रतनपुर को माड़ीपुर के नाम से जाना जाता था। ये चारों युग आपको रत्नदेव प्रथम के समय में रतनपुर से संबंधित क्या जानकारी मिलती है। और ये चारों युग में विद्यमान होने के कारण इसको चंद्रयोगीपुरी है ना, चारों युग में विद्यमान होने के कारण क्या तो चंद्रयोगीपुरी के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही रतनपुर को कुबेरपुरी की भी संज्ञा दी गई है, ये चीज़ भी आपको याद है। साथ ही रतनपुर के बारे में आपको याद रखना है कि इसको तालाबों की नगरी या तालाबों और मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। रत्नदेव प्रथम के बारे में आपको एक समय याद रखना है 1055 ईस्वी। इस समय सोमवंशी शासक नाम है उभौध केसरी से इनका युद्ध होता है। और ये क्या होते हैं, युद्ध में उभौध केसरी को क्या पराजित कर देते हैं और उनका जो क्षेत्र होता है सिर्फ उस क्षेत्र को जीत कर अपने शासन क्षेत्र में क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ठीक, ये पूरी बातें हुई रत्नदेव प्रथम के बारे में। उसी प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। ठीक है, इनके बारे में कुछ चीज़ें याद रखना। प्रेजेंट कोषाधिपति, महामंडलेश्वर और समाधिगत शेष पंच की क्या उपाधि ग्रहण करते हैं। इनकी भी राजधानी क्या थी, रतनपुर थी। अमोदा ताम्रपत्र जो है संबंधित है किससे तो पृथ्वीदेव प्रथम से। साथ ही पृथ्वीदेव प्रथम के अन्य ताम्रपत्र मिले हैं रायपुर और लाफा से। इनके मंत्री का नाम है विग्रह राजा सोमदेव। ठीक, पृथ्वीदेव प्रथम की रानी का नाम आप इंपॉर्टेंट है याद रखना है ना, राजल्ला। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम की रानी का नाम है राजल्ला, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। साथ ही इनके सामंत थे जयदेव और देवसिंह। जयदेव ने डांडेरा सरगुजा क्षेत्र में और देवसिंह ने कोमू पेंडा क्षेत्र में क्या किया, विजय अभियान चलाया और विजय हुए। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ और जो लाफागढ़ का किला वो संबंधित किससे, पृथ्वीदेव प्रथम से। ये जो किला है तीन प्रमुख प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे। इसमें तीनों द्वार का अलग अलग नाम है, एक का नाम है मेनका दरवाजा, दूसरे का नाम है सिंह द्वार और तीसरे का नाम है ओंकारा दरवाजा। ये बातें हुई पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसके बारे में, तो जायजलदेव प्रथम के बारे में। शासन का समय याद रखना है 1095 ईस्वी, 1095 ईस्वी से 1120 ईस्वी, लगभग 25 साल का इनका शासन रहता है। गज सारधुल हाथियों के शिकारी के नाम से जाने जाते हैं। स्वर्ण सिक्के इन्होंने जारी किए। त्रिपुरी के जो कल्चुरी है उनकी अधीनता को अस्वीकार कर दिया। श्रीमती जायजलदेव हुआ, गज सारधुल इनके सिक्के में क्या चित्रित थे। इनकी रानी का नाम क्या है तो लाचला देवी। ठीक है, जायजलदेव प्रथम की रानी का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, लाचला देवी। गुरु थे रुद्रशिव, मंत्री का नाम था पुरुषोत्तम, सेनापति का नाम आपको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है, जगपाल देव। ठीक है,
जाजल देव प्रथम के सेनापति का नाम क्या है? जगपाल देव, और कहीं कहीं पे जगतपाल देव के नाम से भी है ना देखा गया, तो दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है, जगपाल देव और जगतपाल देव। उसी तरह की इनका शिलालेख आपको मिलेगा कहाँ? तो रतनपुर में। कलचुरी वंश के सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं। जो जांजगीर, वर्तमान का जांजगीर जहाँ बसाया उनको बसाया कितने था? तो जाजल देव प्रथम ने। और इसी जांजगीर शहर में प्रतिवर्ष इनके ही नाम पर जाजल देव कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाता है। फरवरी में होता है, 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपको देखने को मिलेगा, 3 दिवसीय, ठीक है। पाली का जो शिव मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाया किसने? तो जाजल देव प्रथम ने। साथ ही पाली के शिव मंदिर का निर्माण किया था माणवंशी शासक विक्रमादित्य ने, ठीक है। और इसी मंदिर, जो शिव मंदिर है, इसके द्वार में श्री मजो जाजल देव देवस्य कृत्या क्या है लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्होंने छिंदक नाथ वंशी जो शासक है सोमेश्वर देव, उनके साथ युद्ध किया, उनको युद्ध में पराजित किया। सोमेश्वर देव सहित उनके पूरे परिवार को बंदी बना लेते हैं। सोमेश्वर देव की माता का नाम है गोंड महादेवी। इनके अनुग्रह पर, प्रार्थना करने पर या अनुरोध करने पर उनके पूरे परिवार को सोमेश्वर देव के साथ क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, है ना, बंदी से क्या करते हैं? मुक्त कर देते हैं। इसके बाद इन्होंने उड़ीसा के, है ना, उड़ीसा में क्या करता है? विजय अभियान चलाते हैं ये, और सेनापति जगतपाल की सहायता से सुवर्णपुर, सोनपुर, उड़ीसा में, है ना, राजा भुजबल को क्या करते हैं? पराजित करते हैं, और साथ ही गंग विजय भी प्राप्त करते हैं उड़ीसा क्षेत्र में। उसके बाद इनके जो जीता हुआ क्षेत्र था, है ना, उनके बारे में यहाँ पे आप देखेंगे। साथ ही जाजल देव प्रथम जो अपने जीवन के अंतिम समय में, अंतिम क्षण में, ठीक है, मकरध्वज नाम के योगी के साथ चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं, ठीक है। मल्हार शहर पर सबसे पहले कलचुरी वंश का शासन इन्होंने स्थापित किया था। साथ ही, है ना, ये गोरखनाथ के शिष्य हैं, जाजल देव प्रथम जो गोरखनाथ के शिष्य हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, देखेंगे इसके बारे में, रत्नदेव द्वितीय के बारे में। रत्नदेव द्वितीय के सेनापति का नाम है वल्लभराज। क्या नाम है? तो वल्लभराज। साथ ही त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि ग्रहण करते हैं। अब इनके तामपत्र रत्नदेव द्वितीय के तामपत्र को देखने को मिलेंगे अगलतरा, खरौद, पारागांव, सरखोर में। और साथ ही इनके द्वारा स्थापित किया गया है बिकनपुर, महाकोटगढ़, रेवतगढ़ में। ये जितनी भी बातें हैं आप इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। पेपर का जो संभावित सारी चीज़ें हैं, है ना, कलचुरी वंश से संबंधित, उसको मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे क्या किया है? शामिल किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपको क्या प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कलचुरी वंश को आप यहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे। इसका 2-3 वीडियो और आएगा, उसके बाद कलचुरी वंश जो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसका ज़्यादा वीडियो आने का कारण ये है कि ये प्रश्न में, है ना, कि पेपर में इसके यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, है ना। जब किसी को स्टेट PCS का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, है ना, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ को जो व्यापम से संबंधित एग्जाम हो, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसको भी आप पूरी तरीके से देखेंगे। साथ में छत्तीसगढ़ से जितनी भी अभी, है ना, वीडियो आ रहे हैं, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का समर्थन हो, सहयोग हो, या जितनी ये इतिहास है, ये स्टेट PCS के लिए मोर देन इनफ है ना। इससे आगे आपको ज़्यादा पढ़ने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, ठीक। तो बहुत संभावना इतनी है कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको क्या होंगे? देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपको प्रश्न शायद देखने को पेपर में ना मिले। चलिए, ठीक है, आप इतनी सारी चीज़ों को अच्छे से क्या करें? पढ़ाई, ठीक है, अच्छे से पढ़े, पढ़ाई करें। आज का वीडियो यहीं तक है। इसके बाद आप, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन, असहयोग आंदोलन से संबंधित चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि 1920 जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसमें छत्तीसगढ़ का जो सहयोग था किस प्रकार था, है ना, कौन कौन से राजनेता कौन कौन से क्षेत्र से नेतृत्व करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। चलिए, ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उसके बाद कल का जो वीडियो में करेंट अफेयर की क्लास नहीं आई हुई थी, वो आज से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे।